नमस्कार बच्चों, मैं बीएल चौधरी पुनः आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं के भौतिक शास्त्र विषय का एक महत्वपूर्ण टॉपिक वेब ऑप्टिक्स या तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत प्रकाश का ध्रुवण या पोलराइजेशन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा करेंगे। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट को समझने के लिए पहले हम तरंगों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो बच्चों, आपको मालूम है कि तरंगें मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, एक यांत्रिक तरंग और दूसरा वैद्युत चुंबकीय तरंग। यांत्रिक तरंग वे तरंग होते हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और वैद्युत चुंबकीय तरंग वे तरंग होते हैं जिनके लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। पुनः यांत्रिक तरंगों को हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक अनुदैर्ध्य तरंग जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश होते हैं और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग जिसमें माध्यम के कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दिशा में होते हैं। प्रकाश के परावर्तन अपवर्तन व्यतिकरण विवर्तन की व्याख्या तरंगों को अनुप्रस्थ मानकर भी की जा सकती है और अनुदैर्ध्य मानकर की जा सकती है। प्रारंभ में हाइगेंस ने प्रकाश तरंग को अनुदैर्ध्य वैद्युत चुंबकीय तरंग ही माना था, लेकिन प्रकाश के ध्रुवण की खोज के बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ वैद्युत चुंबकीय तरंग है। अब वैद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में हम थोड़ा समझ लें। वैद्युत चुंबकीय तरंग में तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत वैद्युत क्षेत्र या वेक्टर E तथा चुंबकीय क्षेत्र या वेक्टर B के परस्पर लंबवत कंपन होते हैं। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, एक अक्ष में तरंग संचरण की दिशा है, तो वैद्युत वेक्टर के कंपन यहाँ पर y अक्ष की दिशा में माना गया है। अतः वैद्युत वेक्टर के कंपन XY तल या कागज के तल में होंगे। Z अक्ष की दिशा चुंबकीय वेक्टर के कंपन की दिशा को दर्शाती है। तो जो चुंबकीय वेक्टर के कंपन है वह XZ तल अर्थात कागज के तल के लंबवत तल में है, जिसे ये तिरछे दिशा में या Z की दिशा में कंपन को यहाँ पे दर्शाया गया है। जो प्रकाशिकीय प्रभाव है यह केवल प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन के कारण ही होता है। चुंबकीय वेक्टर के कंपन का प्रकाशिकीय प्रभाव में कोई योगदान नहीं होता है। अतः प्रकाशिकीय गुणों के अध्ययन के समय चुंबकीय वेक्टर की उपेक्षा कर देते हैं। अब हम समझते हैं कि अध्रुवित या सामान्य प्रकाश, अनपोलराइज्ड या सिंपल लाइट, ये क्या होता है, किस प्रकार के इसमें कंपन होते हैं। तो साधारण प्रकाश में वैद्युत वेक्टर के कंपन या अनुप्रस्थ कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में प्रत्येक दिशा में समान रूप से अथवा सममित रूप से होते हैं। ऐसे प्रकाश को सामान्य या अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। मान लीजिए प्रकाश तरंग की दिशा कागज के तल के लंबवत ये स्केच पेन की दिशा में है, तो उस स्थिति में जो वैद्युत वेक्टर कंपन कागज के तल में सभी संभव दिशाओं में होंगे, क्योंकि कागज के तल में अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं और ये सभी रेखाएं इस स्केच पेन के लंबवत होंगे। तो इस प्रकार सामान्य प्रकाश में सममितता का अभाव नहीं होता है। तरंग संचरण की दिशा के प्रत्येक दिशा में ये कंपन जो है सममित रूप से होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसका थोड़ा और हम
समझ लें कि प्रकाश किस प्रकार से उत्पन्न होता है। तो किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश असंख्य परमाणुओं के उत्तेजन का मतलब इलेक्ट्रॉनों द्वारा ऊष्मा का अवशोषण कर उच्च कक्षाओं में जाना और 10⁻⁸ सेकंड में प्रकाश उत्सर्जित करते हुए मूल कक्षा में लौटना के कारण प्राप्त होता है। इस प्रकार स्रोत से उत्पन्न प्रकाश विभिन्न परमाणुओं के द्वारा उत्सर्जित स्पंद तरंगों से मिलकर बनी होती है। तो इन तरंगों के वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में होते हैं और इस तल में इन कंपनों की दिशा में परिवर्तन इतनी तेजी से होता रहता है कि ये प्रकाश चलने की दिशा के सापेक्ष सममित दिखाई देते हैं। अध्रुवित प्रकाशों का या अध्रुवित प्रकाश का निरूपण, तो इसका निरूपण या तो तारों के रूप में वैद्युत वेक्टर के कंपन को व्यक्त करते हैं या तल के संपूर्ण कंपन को दो परस्पर लंबवत दिशाओं में वियोजित कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रथम दो चित्र को देखिए, इसमें तरंग संचरण की दिशा कागज के तल के लंबवत है। तो उस परिस्थिति में ये कंपन जो है सभी संभव दिशाओं में तारों के रूप में दर्शाया गया है, या इन सभी कंपनों को केवल दो परस्पर लंबवत कंपनों के रूप में यहाँ पे दर्शाया गया है। इन दोनों परिस्थितियों में तरंग संचरण की दिशा कागज के तल के लंबवत है। अब यदि तरंग संचरण की दिशा कागज के तल में हो तो तरंग संचरण की दिशा कागज के तल में होने की स्थिति में कंपनों को कागज के तल में और इसके लंबवत ऊपर नीचे इस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो यह आपका हो गया अध्रुवित प्रकाश को निरूपित करने का तरीका। अब हम जानेंगे कि ध्रुवित या समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है। पोलराइज्ड या प्लेन पोलराइज्ड लाइट हम किसको कहेंगे, तो इसको समझ लीजिए। पहले यदि प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन या जिन्हें हम अनुप्रस्थ कंपन कहते हैं प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत तल में एक ही दिशा में हो, प्रत्येक दिशा में सममित ना हो, तो इस प्रकार के प्रकाश को समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। और निरूपण में देखिए, प्रथम चित्र में प्रकाश संचरण की दिशा कागज के तल के लंबवत है, तो ये इस प्रकार से कागज के तल में एक रेखा के अनुदिश है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसकी वैद्युत वेक्टर कंपन इस प्रकार भी हो सकता है। इन दोनों परिस्थितियों में तरंग संचरण की दिशा कागज के तल के लंबवत है। यदि कागज के तल में हो तरंग संचरण की दिशा, तो ये इस प्रकार कंपनों को दर्शाया जा सकता है, या इसमें जो कंपन है ये ऊपर नीचे है, तो इनको बिंदुओं के रूप में दर्शाया गया है। यांत्रिक तरंगों में ध्रुवण का प्रदर्शन, इसके पहले आपको बताया गया कि ध्रुवण केवल अनुप्रस्थ तरंगों का ही गुण होता है, अनुदैर्ध्य तरंगों का गुण इसमें नहीं होता है। अनुदैर्ध्य तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। तो इसको समझने के लिए यहाँ पर दो आयताकार स्लिटें हैं S1 S2, इनके छिद्र भी आयताकार हैं। एक डोरी को Q जो कि स्थिर आधार है से जोड़ दिया जाता है और इस डोरी को दोनों स्लिटों से गुजार कर दूसरे सिरे को हम हाथ से पकड़ते हैं और ऊपर नीचे दोलन कराते हुए अनुप्रस्थ तरंग को उत्पन्न करते हैं। तो ये अनुप्रस्थ तरंग जब दोनों स्लिटें समानांतर अवस्था में होती हैं, तो ये दोनों स्लिटों से ये अनुप्रस्थ दोलन जो है या अनुप्रस्थ तरंग गुजर जाता है और Q तक सुरक्षित पहुंच जाता है। अब S2 को उसके अक्ष के परितः घुमाया जाए तो देखते हैं कि जो S2 से गुजरने वाले दोलनों के आयाम कम होने लगते हैं, और जब दोनों S1 और S2 क्रॉसित अवस्था में आ जाते हैं या दोनों स्लिटों
के बीच का कोण 90 अंश हो जाता है, तो उस स्थिति में जो अनुप्रस्थ कंपन है H2 से बिल्कुल गुजर नहीं पाता है और H2 से आगे का जो रस्सी है वो स्ट्रेट होता है। दूसरी परिस्थिति में हम P को पकड़कर आगे पीछे खींचते हैं और अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न करते हैं। तो इस परिस्थिति में अनुदैर्ध्य तरंग या अनुदैर्ध्य कंपन दोनों स्लिटों से गुजर जाता है। यहाँ तक कि H2 को घुमाते हैं तो भी प्रत्येक परिस्थिति में ये अनुप्रस्थ कंपन दोनों स्लिटों से गुजर जाते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि केवल अनुप्रस्थ तरंगों में ही सममिति की कमी होती है, अनुदैर्ध्य तरंगों में नहीं होती। अतः ध्रुवण की घटना केवल अनुप्रस्थ तरंगों में होती है, अनुदैर्ध्य तरंग में नहीं होती है। प्रकाश के ध्रुवण का प्रायोगिक प्रदर्शन करने के लिए एक टूरमेलिन, जिसका रासायनिक नाम एल्युमिनियम बोरान सिलिकेट होता है, इसको ऊर्ध्वाधर अक्ष के समांतर काटा जाता है। तो ये दो टूरमेलिन क्रिस्टल N1 और N2 हैं। N1 को ध्रुवक और N2 को विश्लेषक कहते हैं। इसका प्रकाशीय कक्ष यहाँ पे दिखाया गया है। सामान्य प्रकाश या प्राकृतिक प्रकाश को जब हम इससे गुजारते हैं तो वे कंपन जो इसके अक्ष के समांतर होते हैं गुजर जाते हैं और दोनों के अक्ष समान है तो N2 से भी ये कंपन गुजर जाते हैं। यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम दिखाई देती है। अब प्राकृतिक प्रकाश जैसे ट्यूबलाइट का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश और विद्युत बल्ब का प्रकाश, ये सब प्राकृतिक प्रकाश होते हैं। अब N2 को उसके अक्ष के परितः घुमाया जाता है तो प्रकाश की तीव्रता यहाँ पर कम होने लगती है और जब दोनों के अक्ष परस्पर लंबवत हो जाते हैं तो प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है। तो इस प्रकार पूरा एक चक्कर घुमाने पर 2 बार प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाती है और 2 बार प्रकाश की तीव्रता अधिकतम हो जाती है। तो इस प्रकार N2 का कार्य है कि जो प्रकाश प्राप्त हुआ है वह समतल ध्रुवित है अथवा नहीं, इसलिए इसको विश्लेषक कहते हैं। और N1 जो है प्रकाश को समतल ध्रुवित करता है। तो ये इसका प्रायोगिक प्रदर्शन है। बहुत बहुत धन्यवाद।